हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये यूनिट 4 का है। यूनिट 5 आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ये यूनिट 4 का जो टॉपिक है उसमें आप लोगों को सीखना है वाटर टैंक के बारे में। तो वाटर टैंक जो है वो सभी लोग जानते हैं कि वाटर टैंक किस लिए यूज़ होता है। वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तीन तरीके से वाटर टैंक बनाए जा सकते हैं, वो आप लोग जान लीजिए। फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। पहला टाइप का वाटर टैंक जो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड होता है, मतलब कि कुछ ऐसा, ठीक, मतलब ये ग्राउंड पे इसका जो बेस होगा वो ग्राउंड पे रेस्ट करेगा। ये टाइप पहला होता है। सेकंड टाइप होता है अंडर द ग्राउंड, मतलब जिसे हम लोग अंडरग्राउंड टैंक बोलते हैं, वो होता है जिसमें ज़मीन के नीचे रहता है। तीसरा होता है एलिवेटेड वाटर टैंक। एलिवेटेड वाटर टैंक जिससे कि पानी की टंकी आप लोगों ने देखी होगी, वो एलिवेटेड वाटर टैंक की कैटेगरी में आता है, जिसमें ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर जाके वाटर का जो बेस होता है उसका, वो ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर होता है। तीनों का डिज़ाइनिंग अलग अलग तरीके से सीखा जाता है। इसके अलावा ये तीन कैटेगरी तो मेन कैटेगरी हैं तीन। इन तीनों कैटेगरी में भी जो जॉइंट किसके किसके बीच में, जैसे सपोज़ ये बेस है और ये वॉल्स हैं, ठीक है। तो बेस और ये जो वॉल्व है, ये जो इससे कनेक्टेड है, वो किस तरीके के जॉइंट से कनेक्टेड है। तो दो कैटेगरी हो सकती हैं, या तो फिक्स्ड जॉइंट से कनेक्टेड होगा और या फिर आपका फ्लेक्सिबल जॉइंट से कनेक्टेड होगा। दो टाइप हो सकते हैं कनेक्ट होने के। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इसी बेसिस पे उसका डिज़ाइनिंग अलग अलग होता है। तो जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे देखिए फिक्स्ड अगर है तो मतलब ये मोनोलिथिक होगा, दोनों एक ही मटेरियल से ऐसे बने होंगे, एक जॉइंट बने होंगे। तो जब ऐसा होता है तो ये कैंटिलीवर इफेक्ट क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि इधर फिक्स्ड है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल जॉइंट होगा तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, यानी मूव करने के लिए फ्री होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ जॉइंट मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, जब सारा डिज़ाइन आपको सिखा दूंगी तो लास्ट में टाइप ऑफ जॉइंट बता दूंगी। उस बेसिस पे उस पर डिज़ाइनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। यानी जॉइंट बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन हो गए कि फिक्स्ड जॉइंट और फ्लेक्सिबल जॉइंट। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन बेसिस पे क्या हो सकता है, क्रॉस सेक्शन अब हम बनाएंगे, या तो वाटर टैंक सर्कुलर हो सकता है, या तो वाटर टैंक जो है वो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का बनता है। तो इन दोनों में भी डिफरेंट मतलब क्रॉस सेक्शन होते हैं। तो जो पहला कैटेगरी आपको सीखना है वो है आपका सर्कुलर टैंक विद फ्लेक्सिबल जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल्स रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। ये कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी मैंने आपको बताई, उनमें ये एक पर्टिकुलर केस लिया गया है। तो सबसे पहला आपका केस है, उसमें जो पहला स्टेप होता है डिज़ाइनिंग का, उसमें क्या होता है, डायमीटर ऑफ टैंक हमें निकालना होता है। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन में क्या होगा, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हैंडल करना है उस टैंक में, कितना वॉल्यूम उसे स्टोर करना है, ये आपको बताया जाएगा। और अगर हाइट भी आपको बताई जाएगी तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है π/4d² इंटू h इक्वल टू वॉल्यूम। तो h आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, तो डाया ऑफ द टैंक आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये इस h के बारे में थोड़ा सा और आपको सीखना है। तो देखिए अगर h जो है मतलब हाइट ऑफ टैंक नहीं गिवन है तो आप अपनी ओर से कोई भी हाइट ऑफ टैंक अपनी ओर से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, और उस बेसिस पे डाया ऑफ टैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये h गिवन है और आप चाहते हैं कि आपको फ्री बोर्ड भी प्रोवाइड करना है, अब आप लोग इस स्टेज में हैं कि आप लोगों को फ्री बोर्ड पता होगा। तो फ्री बोर्ड क्या होता है कि वाटर लेवल के ऊपर कितना खाली जगह छोड़ना है। उसका रीज़न क्या होता है कि कभी मान लीजिए इससे ज़्यादा वाटर लेवल हो गया जो हमने डिज़ाइन है, तो वो ओवरफ्लो ना हो पाए, थोड़ा सा हम लोग सेफ्टी पर्पज़ से उतना फ्री बोर्ड छोड़ते हैं। तो जब हाइट ऑफ वाटर हमें निकालना है कि कितना वॉल्यूम स्टोर करना है, तो इस फ्री बोर्ड को हम ऐड नहीं करते हैं। तो जितना फ्री बोर्ड हमें दिया हुआ है, सपोज़ h टोटल हाइट था, फ्री बोर्ड हमने कुछ माना 200 से 300 mm तक लिया जाता है। अगर उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना फ्री बोर्ड छोड़िए, कुछ डिजिट दे रहा है, तो आप उसी को एज्यूम करेंगे।
अगर कोई डेटा नहीं दिया गया है तो 200 से 300 mm तक का डेटा हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना हाइट ऑफ वाटर जो है इसमें मान लीजिए 200 mm लिया हमने, तो टोटल हाइट में से 200 mm को माइनस कर देंगे। अब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो यूज़ होगा π/4d² मल्टीप्लाइड बाई इनका डिफरेंस इक्वल टू वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। सिर्फ इस जगह हम लोग इनका डिफरेंस यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ आगे जब भी कुछ यूज़ होगा टोटल हाइट ही यूज़ होती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो डाया ऑफ द टैंक यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, हुप रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। वर्टिकल वॉल में हुप रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होगा। तो उससे पहले आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए अभी जो बात हो रही है वो क्या है, ये ऐसे टैंक है जो कि ऐसे रखा हुआ है, रेस्टिंग ऑन टैंक है, वाटर लेवल कुछ यहाँ पर है और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और फ्लेक्सिबल जॉइंट है। जब फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है तब ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सबसे सिंपल केस है जो आप लोग सीखने वाले हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे उसमें एक हुप टेंशन काम करता है। हुप टेंशन का मतलब क्या है, जैसे ये है तो वाटर इसके अंदर पूरा ऐसे ऐसे फिल है। जब वाटर फिल है तो क्या होगा कि वाटर जो है वो इसकी वॉल पे हुप टेंशन क्रिएट करेगा। आप लोग जानते हैं हुप टेंशन क्या होता है, ये हुप स्ट्रेस है, ठीक है। आउटवर्ड ऐसे फोर्स लगेगा तो वॉल पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब जब ये फोर्स लगेगा तो वॉल का अगर आप एक छोटा सा पार्ट ऐसे देखें तो छोटा सा पार्ट अगर ऐसे आप देख रहे हैं तो इस पर क्या लग रहा है, ये दूर जाने की कोशिश करने का, एक्सपेंड होगा तो दूर जाने की कोशिश करने का मतलब टेंसाइल फोर्स लगने लगेगा। तो ये जो टेंसाइल फोर्स होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हुप टेंशन बोलते हैं। और ये हुप टेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर गिवन है, ये है हुप टेंशन का जो फॉर्मूला है वो ये गिवन है। तो इसमें क्या होता है, हुप टेंशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वाटर। अब ये हाइट ऑफ वाटर में हम लोग टोटल हाइट ऑफ टैंक लेंगे। अगर आपने फ्री बोर्ड छोड़ा भी है तो भी उस फ्री बोर्ड को भी ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आपने फ्री बोर्ड वाला पार्ट ऐड नहीं किया और इन केस हाइट जो है वो और इंक्रीज़ हो गया तो मतलब वो तो ओवरफ्लो बाद में होगा, पहले ही टूट जाएगा आपका टैंक, ठीक है। तो पूरी हाइट लेते हैं, हाइट ऑफ वाटर मैक्सिमम जो स्टोर हो जाए उस पर, यानी पूरा हाइट लेते हैं। और डी जो है वो डाया ऑफ दी टैंक है। तो पहले स्टेप में हमने डाया कैलकुलेट कर लिया है, तो अब जो हमारे पास बचेगा वो हम टी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारे पास टेंशन कैलकुलेट हो गया। ओके, कुछ कांस्टेंट बोलेंगे जो हमें अभी आगे यूज़ होंगे, वो हमें निकालने हैं, जैसे कि सिग्मा CBC। अच्छा एक चीज़ और, वाटर टैंक की डिज़ाइनिंग के लिए जो कोड यूज़ होता है वो होता है IS 3370, ठीक है। तो ये IS 456 जो है वो यूज़ नहीं होगा, इसके लिए ये यूज़लेस है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि IS 456 2000 में आप लोगों को बहुत सारी टेबल्स मिल जाती थी और वो टेबल्स आप लोग यूज़ करते थे डिज़ाइन पर्पस के लिए। तो जितनी टेबल्स जो है IS 3370 में हैं वो भी यूज़ करनी होंगी, लेकिन जब आपको वो कोड ही अलाउड नहीं है तो आप लोग कोशिश करिए कि जो टेबल है, बल्कि उन्हें तो याद करने की कोशिश कीजिए। पहली चीज़, अगर नहीं याद हो रही है तो उसके अल्टरनेटिव खोजे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पूरे टाइम पे जो भी डिज़ाइन का तरीका बताऊंगी वो अप्रॉक्सीमेट मेथड बताऊंगी, पूरे टाइम पे अप्रॉक्सीमेट मेथड मैं आपको बताऊंगी। और जो चीज़ें मतलब, और एक चीज़ और, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन होता है, तो लिमिट स्टेट मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं। तो वर्किंग स्ट्रेस वाले जितने फॉर्मूले वगैरह आपने सीखे हैं, जितनी चीज़ें आपको याद थी, वो सब चीज़ें एक बार फिर से आपको सीखनी होंगी। जैसे सिग्मा CBC एक टर्म था पहले भी, तो वो क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग। कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग एक जो है, ये वैल्यू जो है वो अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप लोग DOCS फर्स्ट में आप लोग सीख चुके होंगे बहुत अच्छे से। एक चीज़ और, टैंक की डिज़ाइनिंग में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ किया जाता है वो M30 होता है। M30 से कम जो है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इन केस क्वेश्चन में कभी आ जाता है कि 25 या 20 ऐसे कुछ करके देता है कि इतना आपको डिज़ाइन करना है, तो आप वो वाली वैल्यू लेके डिज़ाइन करिए, ठीक है। लेकिन जो रूल है वो यही है कि 30
M30 से कम यूज़ नहीं करते हैं। तो इन केस मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेने के लिए फ्री हैं, तो M30 से नीचे का ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ नहीं करेंगे, आप उससे ऊपर का कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट बेसिस पे सिग्मा CB की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हर एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वैल्यू गिवन है और ये आप इससे पहले भी सीख चुके हैं। ये जो वैल्यू है वो न्यूटन पर mm² में है। ठीक है, दूसरा है उसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं। m की वैल्यू जो है वो क्या होती है 280/3 इंटू सिग्मा CBC, तो m की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा ST की वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं। अब अगर HYSD बार्स हैं तो ये वैल्यू होगी 130 न्यूटन पर mm², और अगर माइल्ड स्टील बार्स होगी तो वैल्यू होगी 115 न्यूटन पर mm²। माइल्ड स्टील बार्स नॉर्मली यूज़ नहीं हो रही हैं, HYSD ही यूज़ होती हैं, तो 130 न्यूटन पर mm², आप इसको याद रखिएगा ये वैल्यू। नेक्स्ट इसी स्टेप में जो नेक्स्ट जो सब स्टेप होगा वो क्या होता है कि टेंशन की वैल्यू निकालनी होती है, हुप टेंशन की वैल्यू निकालनी होती है। हुप टेंशन के लिए ये फॉर्मूला है, इससे आप वैल्यू निकाल लेंगे। सिग्मा ST आप अभी भी कैलकुलेट मतलब देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। T कैलकुलेट हो गया, सिग्मा ST कैलकुलेट हो गया, तो AST की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। AST की वैल्यू आपको मिल गई टोटल क्रॉस सेक्शन टेंसाइल फोर्स के लिए, टेंसाइल मतलब हुप टेंशन के लिए जो बियर करने के लिए जो रेनफोर्समेंट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको मिल गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक सुटेबल डाया लेना है और फिर उसमें स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है। जो स्पेसिंग आप कैलकुलेट करेंगे वो पर मीटर के टर्म में करेंगे, मतलब ध्यान है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार मल्टीप्लाइड बाई B करते थे ना, तो इस B की जगह अब आपको क्या लेना है 1 मीटर लेना है या 1000 mm लेना है, डिवाइड बाई टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार्स। ठीक, अब एक चीज़ और, ये जो बार्स आपने कैलकुलेट की वो हम लोग प्रोवाइड कैसे करेंगे। तो देखिए अगर आप ऊपर से देखेंगे ये सर्कुलर सेक्शन डिज़ाइन हो रहा है, तो इसका डबल लेयर रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह लेयर रहेगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो डाया हम लोग जब भी देते हैं, जब भी डाया ऑफ टैंक की बात होती है वो इंटरनल डाया ऑफ टैंक की बात होगी। यहाँ पे आपको 2 डाया दिख रहे हैं ना, तो इस डाया की टैंक की बात होती है। आउटर डाया कहीं यूज़ नहीं होता है, हमेशा इनर डाया ही यूज़ होता है। तो अगर ये तो π/4 D² लिया हमने, ये D² में आपको इनर डाया लेना है। ओके, ये जो रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड की जाएगी ना, वो रेनफोर्समेंट जो है वो जो अब जो रेड कलर से शो होगी वो ऐसे होगा, ऐसे हुप के फॉर्म में, इसे गोल गोल पूरे पेरीफेरी पे जाएगा, ऐसा ये दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो रेनफोर्समेंट है हमने ये जो प्रोवाइड किया, ये जो स्पेसिंग की बात हुई, अब ये स्पेसिंग का क्या है, तो स्पेसिंग तो सामने से दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे है, सर्कुलर है, तो ये मान लीजिए ये अब रेनफोर्समेंट गया, तो रेनफोर्समेंट ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया। ठीक है, तो स्पेसिंग की जो बात चल रही है वो स्पेसिंग ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस स्पेसिंग है इसकी। ठीक, ओके, ये इतना तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, स्पेसिंग के लिए भी कुछ रूल्स हैं। स्पेसिंग के लिए क्या रूल हैं कि अच्छा इधर नहीं लिखा है हमने, बहरहाल स्पेसिंग के लिए जो अब आगे आ जाएगा। स्पेसिंग के लिए जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि 300 mm या फिर डेप्थ, जिस जगह पर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें डेप्थ, उसकी थिकनेस होगी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने डेप्थ कहीं पर दे दिया है 200 mm और स्पेसिंग जो है उसके लिए आपने निकाली, तो स्पेसिंग को आप चेक करिए कि उसकी डेप्थ से हमेशा कम ही होना चाहिए या फिर 300 mm से कम होना चाहिए। मतलब किसी भी केस में ना तो 300 mm से ज़्यादा होनी चाहिए स्पेसिंग, ना ही वहाँ पर डेप्थ से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें तब फेल नहीं हो, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे ज़रूरत नहीं है, हम फिर भी बिल्कुल सेफ्टी पर्पज़ से रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग ये स्पेसिंग का क्राइटेरिया को इतना फोर्सफुली फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कि जो साइज़ ऑफ बार, डिस्टेंस, लूपिंग, बेंड्स, ये सब कुछ IS 456 में जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही फॉलो होगा। एक चीज़ और जो आपको जाननी है कि वो ये है कि देखिए अगर थिकनेस ऑफ द वॉल, जैसे हमने ये बनाया था, तो ये जो थिकनेस है अगर वो किससे कम है, 200 mm से कम है, तो हमें जो रेनफोर्समेंट देना होता है वो सिर्फ 1 फेज़ में देना होता है।
ठीक है, मतलब इसको डबल फेज़ में करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा है ना कि हम लोग कोई भी रेनफोर्समेंट देते हैं वो डबल फेज़ में देते हैं, एक आउटर साइड में एक इनर साइड में। तो अगर 200 mm से कम है तो हमें 1 फेज़ ही देना है जो कि इसे सेंटर से होके जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, ये जो है साइज़ ऑफ द बार, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमको क्या करना है, जो वर्टिकल वॉल जो है उसकी थिकनेस जो है थिकनेस बेसिस पे हमें थिकनेस कैसे निकालेंगे उसका। तो यहाँ पर मेनली जो थिकनेस होता है, थिकनेस ऑफ द वॉल, जैसे हमने ये बोला, ये बनाया था ना मैंने, ये हुई इसकी थिकनेस। तो इस थिकनेस को हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस टी यानी टोटल थिकनेस है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सिग्मा सी टी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब परमिसिबल कंक्रीट स्ट्रेसेस इन कैलकुलेशंस रिलेटेड टू रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग। एक चीज़ और, जब मैं इसके रूल्स रेगुलेशंस कुछ आप लोगों को रिटन में दूंगी, अभी वो मैंने नहीं दिया है, वो मैं रिटन में दूंगी, तो उसमें हर जगह यही आपको मिलेगा कि हम लोग जो मेन क्राइटेरिया जो हम लोग ध्यान रखते हैं वो क्या ध्यान रखते हैं कि किसी भी जगह पर क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए, कंक्रीट में क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सिग्मा सी टी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। अगेन देखिए, हर एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग सिग्मा सी टी गिवन है, तो इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। इस टेबल से आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो है फेच करनी है। तो सिग्मा सी टी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए, ये एक कंडीशन है कि किसी भी जगह पर ये आप लोगों को ध्यान होगा, जब आप लोगों को वर्किंग स्ट्रेस मेथड बताया गया होगा तो इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना सिखाया गया होगा। जब हम लोग करते क्या है, स्टील को भी उसके कंक्रीट के इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, उस समय जो एरिया बनता है, टोटल एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट बोलते हैं, जिसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है ए प्लस दिस। तो ये सिग्मा सी टी से ये जो है टोटल लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया किया, तो स्ट्रेस आया, स्ट्रेस इन कंक्रीट आया, तो स्ट्रेस इन कंक्रीट इन टेंशन किसी भी, ये इससे जो कैलकुलेट होकर आएगा वो किसी भी समय पर क्या होना चाहिए, जो बियर कर सकता है कंक्रीट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब बी इंटू टी रखेंगे, थिकनेस जो है बी इंटू टी रहेगा। तो जब बी इंटू टी रहेगा तो पर मीटर के टर्म में हम ले रहे हैं, तो हमेशा क्या रहेगा, बी की वैल्यू होगी 1000 mm यानी 1 मीटर। टी की वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है, स्मॉल टी की। देखिए, कैपिटल टी की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की, हुप टेंशन है, सिग्मा सी टी आपने टेबल से देखा, टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, बी की वैल्यू आपने 1 मीटर रख दी है, एम की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है, एस टी अभी जस्ट कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से एक टी ही, स्मॉल टी ही एक अननोन है, वो आपको मिल जाएगा। जब स्मॉल टी आपको मिल जाएगा तो स्मॉल टी में आप इफ़ेक्टिव कवर जोड़ दीजिए, जो कि इफ़ेक्टिव कवर जो है जो लिया जाता है वो नहीं, आप 30 mm ले लीजिए, 35 ले लीजिए, ठीक है। तो इतना mm आप इफ़ेक्टिव कवर प्रोवाइड कर देते हैं। अब इफ़ेक्टिव कवर और स्मॉल टी का वैल्यू जो है जब ऐड कर देंगे तो टोटल थिकनेस आपको मिल जाएगी, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई देखिए, जो मैंने ही बताया था कि स्पेसिंग ऑफ द बार जो है वो किसी भी समय से या तो थिकनेस, टोटल थिकनेस, या फिर 300 mm की से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मिनिमम रेनफोर्समेंट का भी क्राइटेरिया जो है वो अलग होता है। जैसे कि HYSD बार्स के लिए जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है वो क्या होता है, 0.35% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसमें से हम बी को क्या लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं, और डी क्या होता है, देखिए, अब जब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है और हम 1 मीटर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, तब हमारा जो डी हम यूज़ करते हैं ना, वो होता है टोटल डेप्थ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर माइल्ड स्टील बार्स यूज़ हैं तो 0.64% हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है, ये हमारा जो है ये जो हमारा था हुप टेंशन बार्स जो है, यानी ये जो राउंड जाएंगी वो बार्स हमने यहाँ पर दे दी हैं। एक चीज़ और यहाँ पे जाननी है, हमने ये जो हुप टेंशन निकला, पहले आप देखिए, थोड़ा डिटेल में सीखिए। देखिए, ये जो वाटर है वो ऐसे इसमें हुप टेंशन ऐसे लगाएगा, ठीक है। लेकिन ये हुप टेंशन जो है, ये फोर्स क्रिएट कहाँ से हुआ, वैसे तो ये रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, लेकिन ये क्रिएट कहाँ से हुआ, तो ये क्रिएट हुआ
इसके प्रेशर की वजह से, वाटर की प्रेशर की वजह से, और वाटर का जो प्रेशर है वो लग कैसे रहा है, ऐसे ट्रायंगुलर लग रहा है, ठीक है। तो ये जो अभी जो आपने देखा वो क्या था, T इक्वल टू क्या था, गामा इंटू एच इंटू d/2, यही तो कराया गया है। तो d/2 क्या है, वो रेडियस है, यानी ये रेडियस है ये वाला, और गामा इंटू एच क्या है, ये बेस पे प्रेशर है, ठीक है। तो मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम टेंशन है, मैक्सिमम आपका हुप टेंशन है जो क्रिएट हो सकता था। तो इस पर्टिकुलर केस में जो मैक्सिमम हुप टेंशन है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है, बेस पे क्रिएट हो रहा है। और जो हमारा एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या माना, हमने यही पूरा टेंशन हमने ऊपर तक क्रिएट होता हुआ यहाँ सब माना। लेकिन क्या एक्चुअल में यहाँ पर भी उतना ही हुप टेंशन क्रिएट हो रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर की साइड में इतना हुप टेंशन क्रिएट नहीं हो रहा है, ट्रायंगुलर वेरिएट हो रहा है, ठीक है। तो जो हमने जो एस कैलकुलेट कर दी वो तो इस बेसिस पे कर दी, और अगर ऊपर तक हम उतना ही ऊपर ऐसे ऐसे पूरा वही हमारा राउंड राउंड बार्स जाएंगी, तो ये जो ऊपर साइड वाला एरिया है उसमें ज़्यादा एस हो जाएगा जितना हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर तो उतना हुप टेंशन नहीं है, उतना तो प्रेशर नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग करते क्या हैं, जैसे अगर ध्यान हो तो कैंटिलीवर फाउंडेशन जब हमने रिटेनिंग वॉल्स आपको सिखाई थी, तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में उसका स्टेम डिज़ाइन करने में मैंने आपको बोला था, आपकी मर्ज़ी, आप h/3 तीन स्लॉट ले लीजिए, और तीनों स्लॉट में जैसे h/3 डिस्टेंस ख़त्म होती है उस डिस्टेंस पर आप फिर से गामा इंटू h, यानी बचा हुआ जो ऊपर का जो h है, h/3 अगर आपने घटा दिया तो मतलब कि h/3 अगर आपने तो 2/3 ऑफ h, इतनी डिस्टेंस पर आप फिर से t की वैल्यू निकालिए, और इस बार h की जगह क्या रखेंगे, 2/3 ऑफ h रखेंगे, और फिर से उसमें क्या क्रिएट करिए, AST क्रिएट करिए, और जितना AST बचे उतना बार्स आगे भेज दीजिए, बाकी सब कर्टेल कर दीजिए। फिर से बॉटम से 2/3 ऑफ h डिस्टेंस के बाद, यानी ऊपर से h/3 डिस्टेंस पर फिर से वही काम करिए, ठीक है। फिर से AST कैलकुलेट करिए और उतना ही बार्स आगे भेजिए। इतना काम अगर आप करना चाहते हैं तो एक्चुअल काम यही होता है। लेकिन अगर आपको बहुत कम टाइम है तो आप क्या करिए, हाफ डिस्टेंस तक आप फुल बार्स भेजिए, और बचे हुए हाफ डिस्टेंस के बाद आप बार्स को कट कर दीजिए। लेकिन हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि जब बार्स हम लोग कट कर रहे हैं और आधी बार्स को आगे भेज रहे हैं, तो वो जो बार्स जो हमने कट की उनका जो बॉटम से जो उसका डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आप उसकी डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होना चाहिए। तो हमें डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक करना होगा कि जब डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे, डेवलपमेंट लेंथ निकालने के बाद उसको जो जिस डिस्टेंस के बाद हम कर्टेल करना चाहते हैं वो डिस्टेंस से हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर जैसे एंकरेज लेंथ से अगर हमारी लेंथ जो है वो ज़्यादा आ जाती है तो हम उस जगह से उसको कट कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है वर्टिकल स्टील या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील से। वैसे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में वर्टिकल स्टील या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन वायर्स को अटैच करने के लिए क्या करते हैं, हम रेनफोर्समेंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी देते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में देने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए ये है, अब मैं इसको डबल फेज बना रही हूँ, ठीक है। तो जो अब जो रेनफोर्समेंट दी जाएगी ना, वो रेनफोर्समेंट ऐसे ऐसे वर्टिकल दी जाएगी, ऐसे ऐसे वर्टिकल दी जाएगी। अगर 200 mm से ज़्यादा है तो दोनों साइड दी जाएगी, और अगर 200 mm से कम है तो सिर्फ वन साइड दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो रेनफोर्समेंट है इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पर, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है। तो क्या करते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट को वर्टिकल बार्स के फॉर्म में हम लोग दे देते हैं। अब जब वर्टिकल बार के फॉर्म में हमने दे दिया है तो अब फिर से कोई एक सुटेबल डाया लेते हैं, फिर स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिंग को चेक करते हैं, इतना सब कुछ हो गया। आपने क्या किया, ये जो वर्टिकल वॉल्स थी उसमें दो तरीके की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। फर्स्ट जो है वो हुप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जो राउंड देना था पेरीफेरी में। दूसरा जो रेनफोर्समेंट आया वो वर्टिकल बार्स के फॉर्म में आया, ठीक है। जो नेक्स्ट 5th स्टेप बचता है उसमें आपको फ्लोर यानी बेस डिज़ाइन करना है। अब चूंकि ये क्या है, ये सर्कुलर है तो इसका बेस भी क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि ये रेस्टिंग ऑन, ये जो केस आप देख रहे हैं वो केस कैसा है, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड पर है। मतलब ये जो है वो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड पर है। जो भी लोड वगैरह आ रहा है वो डायरेक्टली कहाँ हो रहा है, अर्थ पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो इसके लिए हमारे बेस को इतना ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड करते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए और मिनिमम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। मिनिमम जो थिकनेस है वो कितना होता है, 150 mm देना है, 150 mm दे देते हैं और मिनिमम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। मिनिमम स्टील प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HYSD बार्स के लिए 0.35% और माइल्ड स्टील के लिए 0.64%। अगेन B इंटू डी मल्टीप्लाई होता है ना, B जो है 1 मीटर रहेगा और D की जगह हम लोग क्या करें, टोटल थिकनेस यूज़ करेंगे। टोटल थिकनेस, अब बेस के लिए एक चीज़ और समझनी है, ये देखिए बेस के लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर जो डायमेंशन है, जो थिकनेस है वो 300 mm से कम है तो हाफ वाला जो पार्ट है वो यूज़ नहीं होगा थिकनेस के लिए, वो जस्ट एक पैड की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो जो नीचे का जो, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा, जो नीचे का जो बॉटम है उसमें रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करनी है, सिर्फ हाफ में ही प्रोवाइड करनी है। तो जो थिकनेस यूज़ किया जाता है वो D/2 यूज़ किया जाता है। लेकिन एक क्राइटेरिया इसके साथ है कि जब थिकनेस जो है वो 300 mm से कम है। तो अब जब अभी जो आप लोग केस सीख रहे हैं वो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड पे सीख रहे हैं, तो उसमें हर जगह मैं यही बोलूँगी कि जो थिकनेस है वो मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड कर दीजिए। तो मिनिमम थिकनेस जो है वो 150 mm प्रोवाइड करते हैं और अगर आपकी मर्जी तो आप 200 दे दीजिए, ठीक है, बहुत सेफ्टी का रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं। तो अगर आप 200 भी दे रहे हैं तो वो भी 300 से कम है और हमेशा हमें D/2 ही लेना होगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे, AST भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब डाया सेलेक्ट कीजिए, थिकनेस डाया सेलेक्ट कीजिए और उसमें जो है स्पेसिंग प्रोवाइड कर दीजिए। ये जो रेनफोर्समेंट हम लोग देते हैं वो किस तरह देते हैं वो देख लीजिए आप लोग। जो रेनफोर्समेंट देते हैं वो दोनों डायरेक्शन में दी जाती हैं, मतलब ऐसे और ऐसे दोनों डायरेक्शन में दी जाती हैं, ठीक है। लास्ट जो स्टेप बचता है डिटेलिंग डायग्राम है, बस ये आपका जो रूल्स वाला जो पार्ट है वो आपको पूरा हुआ। नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें क्या होगा, आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जो रूल्स रेगुलेशन आपको बताए गए हैं उनको पूरी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।